Hello, I am Rafiq and I welcome all of you in this class of real analysis. This is lecture number 30. In previous video, lecture number 29, we were proving a theorem that union of two countable sets is countable. We have proved 3 cases in last video. Remaining 2 cases are being taken here. इससे पिछले वीडियो में जो थ्योरम अधूरी थी उस थ्योरम को हम इसमें पूरा कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने थ्योरम के 3 केस पूरे कर लिए थे। एक बार मैं उन तीनों को जल्दी से रिपीट कर दूं। थ्योरम का स्टेटमेंट तो ये था कि यूनियन ऑफ टू काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल, यानी अगर 2 गणनीय समुच्चय हैं तो उनका यूनियन भी गणनीय होता है। हमने ए और बी 2 गणनीय या काउंटेबल सेट्स मान लिए थे। फिर फर्स्ट केस हमने ये लिया था कि जब ए और बी परिमित हों, तो जब ए और बी परिमित होंगे तो उनका यूनियन भी परिमित होगा, और यूनियन जब परिमित है तो यूनियन काउंटेबल होगा। सेकंड केस में हमने लिया था कि जब ए और बी में से एक परिमित और एक अपरिमित और दोनों डिसजॉइंट हैं, तो इस केस में हमने ए और बी का यूनियन जो बनाया वो यूनियन इस तरह का बन गया था कि पहले ए के अवयव रख दिए यूनियन में A1 से AM तक, और फिर बी के बाकी सारे अवयव जो कि अपरिमित हैं। फिर हमने कैपिटल N से ए यूनियन बी में एक फंक्शन डिफाइन किया, और वो फंक्शन ये था कि 1 से m तक की प्राकृतिक संख्याओं की इमेज तो a वाले आएंगे और बाद की प्राकृतिक संख्याओं की इमेज b वाले अवयव आएंगे। ये फंक्शन था जो कि इस रूप में भी व्यक्त किया जा सकता है, और ये फंक्शन डायरेक्टली दिख रहा है कि एक एक की आच्छादक है। अब क्योंकि ये फंक्शन n से a यूनियन b में एक एक की आच्छादक है, तो सिद्ध हो गया कि n a यूनियन b के तुल्य है, इक्विवेलेंट है, और जब कोई भी सेट n के इक्विवेलेंट हो जाए तो वो काउंटेबल होता है। इस तरह से a यूनियन b काउंटेबल हुआ। थर्ड केस में हमने लिया था कि जब इन 2 समुच्चयों ए और बी में से एक परिमित और एक अपरिमित है, लेकिन दोनों असंयुक्त नहीं हैं, दोनों डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब दोनों में कोई ना कोई एलिमेंट कॉमन है। तो इस केस में हमने केवल ये किया कि पूरे ए और पूरे बी का यूनियन, ए और बी का जो यूनियन बनेगा वो ए और बी डैश का यूनियन भी बन जाएगा, जहाँ बी डैश क्या है, बी माइनस ए। तो ये हॉरिजेंटल लाइंस द्वारा शेडेड जो एरिया है वो तो b माइनस ए है, और ये डॉटेड एरिया जो है वो a है। तो a और b का यूनियन और a और b डैश का यूनियन सेम ही आएगा, लेकिन a और b डैश डिसजॉइंट होंगे। तो क्योंकि a फाइनाइट और b इनफाइनाइट और दोनों डिसजॉइंट, अतः केस सेकंड से a यूनियन b डैश काउंटेबल होगा, और ए यूनियन बी डैश के बराबर है ए यूनियन बी, अतः ए यूनियन बी भी इस केस में काउंटेबल होगा। ये बात हमने लास्ट वीडियो में समझी थी। अब हम इससे आगे चलें केस थर्ड के बाद केस फोर्थ। तो केस फोर्थ में हम ले रहे हैं जब ए और बी अपरिमित हों, यानी दोनों ही इनफाइनाइट हों और डिसजॉइंट हों। तो इस केस में जैसे ए अपरिमित है तो मान लिया ए बराबर है सेट ऑफ ए एन वेयर एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो ए में एलिमेंट्स होंगे a1 a2 a3 एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी। सिमिलरली बी बराबर मान लिया बी एन का सेट जहां एन बिलोंग्स टू कैपिटल एन, तो इसमें एलिमेंट्स होंगे b1 b2 b3 एंड सो ऑन। तो दोनों में अनंत अनंत अवयव हैं, अपरिमित अवयव हैं, दोनों इनफाइनाइट सेट हैं। तो इनका यूनियन बना लें। यहाँ पर हम ये माने हुए हैं कि ये दोनों का इंटरसेक्शन रिक्त है, यानी ये दोनों डिसजॉइंट सेट्स हैं, इनमें कोई भी कॉमन एलिमेंट नहीं है। तो ए के ये जितने भी अवयव हैं और बी के ये जितने भी अवयव हैं सब अलग अलग हैं, इनमें कोई सेम नहीं है। तो ए यूनियन बी बनाएं। ए यूनियन बी हमने कैसे बनाया, ए के सारे अवयव लेने हैं और बी के सारे अवयव लेने हैं, तो ए यूनियन बी बन जाएगा। लेकिन हम फंक्शन डिफाइन करने के उद्देश्य से इस तरह से ए यूनियन बी को दिखा दिया, एक ए का अवयव, फिर एक बी का, फिर एक ए का, फिर एक बी का, फिर एक ए का, फिर एक बी का। इस तरह से हमने एक बार ए का अवयव फिर एक बार बी का अवयव रख दिया। a1 b1 a2 b2 a3 b3 एंड सो ऑन, ये ए यूनियन बी बन गया। अब इस ए यूनियन बी को हम काउंटेबल प्रूव करना चाहते हैं, तो एक फंक्शन कैपिटल एन से ए यूनियन बी में डिफाइन कर दें।
इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या रखनी है, जिससे कि ये एकेकी आच्छादक क्लियरली प्रूव हो जाए। तो इसमें भी बहुत सिंपल सा रिलेशन बन रहा है। कैपिटल एन के अवयव तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन, ये कैपिटल एन है। और ए यूनियन बी के अवयव हैं A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 एंड सो ऑन। तो हमें कैपिटल एन से ए यूनियन बी में एक फलन डिफाइन करना है जो एकाकी आच्छादक से दो सके, तो सीधे सीधे इमेज रख दो, मतलब 1 की इमेज A1, 2 की इमेज B1, 3 की इमेज A2, 4 की इमेज B2, इस तरह का फंक्शन डिफाइन कर दें। तो इस फंक्शन को नियम रूप में बनाएं तो हम देख सकते हैं कि जो विषम प्राकृतिक संख्याएं हैं 1 3 5 7, उनकी इमेज तो आएगी ए वाले पॉइंट, और ए वाले पॉइंट की डिजिट क्या होगी। अब यहाँ रिलेशन बना सकते हो 1 पे 1, 3 पे 2, 5 के लिए 3, 7 के लिए 4। तो ये क्या रिलेशन बन रहा है, एक अधिक का आधा। जैसे 1 में 1 जोड़ें तो 2 और उसका आधा 1, 3 में 1 जोड़ें तो 4 और उसका आधा कर लें तो 2, 5 में 1 जोड़ें तो 6 और उसका आधा कर लें तो 3। तो ये रिलेशन बन रहा है कि किसी भी नेचुरल नंबर n जो कि विषम है तो उसकी इमेज क्या आएगी, ए वाला पॉइंट। ए वाला कौन सा पॉइंट, n+1/2, an+1/2। फॉर एग्जाम्पल अगर n बराबर 7 रखूँ मैं तो आएगा 7 और 1 8, 8/2 यानी 4, तो A4, 7 की इमेज A4 एंड सो ऑन। मतलब 1 का संबंध 1 से, 3 का संबंध 2 से, 5 का संबंध 3 से एंड सो ऑन। तो व्यापक रूप बन जाएगा n का संबंध n+1/2 से, डिजिट है ये, ए पे लगा देंगे। और ये तो तब है जब n विषम हो। फिर सम नेचुरल नंबर्स जो हैं, इवन नेचुरल नंबर्स, उनको हम देखें कि सम नेचुरल नंबर्स की इमेज क्या आ रही है, 2 की B1, 4 की B2, 6 की B3, 8 की B4 एंड सो ऑन। यानी कि सम वालों की इमेज B वाले पॉइंट आ रहे हैं, और B वाले पॉइंट की डिजिट क्या होगी, जितना वो नेचुरल नंबर है उसका आधा, 2 तो 1, 4 तो 2, 6 तो 3, 8 तो 4। यानी n अगर सम होगा तो उसकी इमेज आएगी B वाला पॉइंट, और B वाले पॉइंट की डिजिट क्या होगी, इस नंबर से आधा, bn/2। तो इस तरह से ये फंक्शन हमने डिफाइन किया, और यहाँ क्लियर दिख रहा है कि एकेकी आच्छादक है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये हो गई। फंक्शन के अंतर्गत नेचुरल नंबर की इमेज क्या आएगी, जब ये नेचुरल नंबर विषम होगा तब तो इमेज आएगी ए वाला पॉइंट। ए वाला पॉइंट कौन सा, n+1/2 वहाँ। और जब n विषम होगा तो n की इमेज आएगी b वाला पॉइंट, और b वाला पॉइंट कौन सा, n/2 वहाँ। तो ये फंक्शन की डेफिनेशन होगी। फंक्शन को हम ऐसे भी दिखा सकते हैं 2 पंक्तियों में, जैसे हम क्रमचय को दिखाते थे परम्यूटेशन को फर्स्ट ईयर में। ये ऊपर प्राकृतिक संख्या है, ये उनकी इमेज। तो यहाँ से दिख रहा है कि एक एक का एक एक से संबंध है, ना उधर कोई खाली है ना इधर कोई खाली है। तो ये फलन एक ही आच्छादक हो जाएगा n से a यूनियन b में, यानी n और a यूनियन b इक्विवेलेंट हो गए, तुल्य हो गए। और जब a यूनियन b n के तुल्य हो गया तो a यूनियन b काउंटेबल है। तो इस केस में दोनों इनफाइनाइट थे और दोनों डिसजॉइंट थे, तो हमने प्रूव किया कि दोनों का यूनियन काउंटेबल होगा। और लास्ट केस में, केस फिफ्थ में हम दोनों इनफाइनाइट या परिमित परंतु डिसजॉइंट नहीं हैं, यानी उनमें कुछ कॉमन एलिमेंट्स हैं। तो यहाँ वही हम जैसे हमने केस थर्ड में किया था केस सेकंड का उपयोग करके, वैसे ही केस फोर्थ का उपयोग करके केस फिफ्थ को प्रूव कर देंगे। बी डैश हमने यहाँ पर मान लिया b-a, जैसे ये पूरा b है और ये सेट a है। सेट b में से जो सेट a के अवयव हैं उन्हें निकाल दें तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन द्वारा शेडेड एरिया बनता है, और इसको हम कहते हैं b डैश। ये पूरा तो b है और ये इधर वाला एरिया ये b डैश है। a और b का यूनियन वही आएगा जो a और b डैश का आएगा। ये बात हम केस थर्ड में डिटेल में समझ ही चुके हैं। तो b डैश हमने मान लिया b-a, तब b डैश परिमित या अपरिमित हो सकता है,
क्योंकि दोनों ही अपरिमित हैं इस केस में। बी में अपरिमित अवयव हैं, उनमें जो कॉमन एलिमेंट है वो हटा दिए जाएँ, तो कॉमन एलिमेंट भी परिमित या अपरिमित हो सकते हैं, यानी उनकी संख्या फाइनाइट या इनफाइनाइट हो सकती है। अगर अनंत अवयव में से अनंत अवयव हटा दिए तो हो सकता है कि फाइनाइट ही बचें, या हो सकता है कि इनफाइनाइट बच जाएं। तो इस केस में जो बी डैश है वो परिमित या अपरिमित हो सकता है। लेकिन वो बात यहाँ भी रहेगी कि ए और बी डैश का यूनियन ए और बी के यूनियन के बराबर आएगा। इसमें ये यूनियन ऐसे दो समुच्चयों का है जो डिसजॉइंट नहीं है, और ये यूनियन ऐसे दो समुच्चयों का है जो डिसजॉइंट हैं। तो यहाँ ए यूनियन बी इज़ नॉट इक्वल टू 5, यानी इनमें कॉमन एलिमेंट हैं, लेकिन ए यूनियन बी डैश इज इक्वल टू 5, ये डिसजॉइंट है। तो ये कैसे दो समुच्चयों का यूनियन है जिसमें ए तो अपरिमित है ही, बी डैश परिमित या अपरिमित हो सकता है, लेकिन ये दोनों डिसजॉइंट हैं। तो अब हम कहें कि अगर बी डैश अपरिमित हुआ तो ये दो अपरिमित डिसजॉइंट सेट्स का यूनियन है। तो बाई केस फोर्थ इट इज काउंटेबल, चौथे केस से, क्योंकि चौथे में दोनों अपरिमित और असंयुक्त थे। बी डैश परिमित या अपरिमित हो सकता है, तो जब बी डैश अपरिमित है तो ये दो अपरिमित का यूनियन है, क्योंकि ये तो अपरिमित है ही। तो दोनों अपरिमित अगर होंगे तो ये दोनों अपरिमित का यूनियन है, और ऐसे अपरिमित हैं कि असंयुक्त हैं। तो बाई केस फोर्थ ये यूनियन काउंटेबल हो गया। और अगर बी डैश परिमित हुआ तो ये फिर एक परिमित और एक अपरिमित का यूनियन है और डिसजॉइंट हैं। तो बाई केस सेकंड ये यूनियन काउंटेबल हो जाएगा। तो या तो केस फोर्थ या केस सेकंड इस पे लगेगा और ये यूनियन काउंटेबल हो जाएगा, और ये काउंटेबल हो जाएगा तो इसके बराबर ही ये है, तो ये वाला यूनियन भी काउंटेबल हो जाएगा। तो इस तरह से हमने दो केस में तो फंक्शन डिफाइन करके प्रूव किया है कि एक ही अच्छेदक फलन बन जाता है, अतः वो सेट कैपिटल एन के इक्विवेलेंट होने के कारण काउंटेबल है। और बाकी के दो सेट्स में, दो केसेस में हमने उन्हीं दो केसेस का उपयोग कर लिया है। जहाँ पे हमने फंक्शन डिफाइन किया है वो डिसजॉइंट वाले केस हैं, और नॉन डिसजॉइंट वाले केसेस में डिसजॉइंट वाले केसेस का ही उपयोग कर लिया है। और उसमें यही बात काम आई है कि अगर हम बी माइनस ए को बी डैश मान लें तो ए और बी डैश का यूनियन और ए और बी का यूनियन सेम होता है, लेकिन ये नॉन डिसजॉइंट का यूनियन है और ये डिसजॉइंट का यूनियन है। तो इस पर डिसजॉइंट वाला केस लगा दें तो ये काउंटेबल हो जाएगा, और उससे फिर ये भी काउंटेबल हो जाएगा। तो इस तरह से अब ऑल द 5 केसेस में प्रूव हो गया कि अगर दोनों काउंटेबल है तो उनका यूनियन काउंटेबल ही होगा, चाहे दोनों फाइनाइट हों, चाहे एक फाइनाइट हो एक इनफाइनाइट हो, चाहे दोनों डिसजॉइंट हों चाहे दोनों डिसजॉइंट ना हो। हर परिस्थिति में, सभी परिस्थितियों में दोनों अगर काउंटेबल हैं तो उनका यूनियन काउंटेबल होगा। तो ये थ्योरम कंप्लीट हुई। जो इस वीडियो को डायरेक्टली देख रहे हैं वो इस थ्योरम को लेक्चर नंबर 29 से शुरू करें। 29 एंड 30 में ये दो थ्योरम कंप्लीट होती है। थैंक्स टू ऑल। जय हिंद।